जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते कक्षा छठी की बुक, कक्षा छठी की बुक जो कि हमारा राजस्थान के नाम से जानी जाती है। इसमें आज का देखने वाले हैं, आज देखने वाले कुछ दो चैप्टर जो कि राजस्थान की कला और संस्कृति, और दूसरा चैप्टर जाना जाता है कुछ, एक तो कला और संस्कृति और दूसरा है राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो देखो, राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों में अपन क्या जानकारी लेने वाले, इसमें अपन हल्की सी जानकारी लेने वाले उन स्रोतों के बारे में जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और कला और संस्कृति में क्या देखते हैं, कला और संस्कृति में देखने वाले अपन कला के बारे में, जो हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और संस्कृति में अपन देखने वाले हैं कुछ मेले त्योहार हो गए, संत लोक देवता हो गए, तो इस तरीके से पढ़ने वाले। आज के इन दो चैप्टर पर आने से पहले सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जस्ट प्रीवियस लेसन को, जो हमने जस्ट प्रीवियस पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था सभ्यताओं के बारे में। सभ्यताएं कितनी देखी, मुश्किल से 5 सभ्यताओं को पढ़ा था। बहुत ही आसान सा सेशन था, ये भी बहुत आसान लेना है, चूंकि बच्चों की बुक है, कक्षा छठी की बुक है, बहुत ही आसानी से चीजें समझ आ जाएगी। देखो, कुछ पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे ना, उनमें तो हल्की हल्की सी जानकारी कुछ अभिलेखों के बारे में लेंगे, कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में लेंगे, थोड़ा सा अपन मुद्रा वगैरह और जो मुद्राएं वगैरह मिलती है उनसे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो उस बारे में देखेंगे। और इसके साथ कुछ बर्तन वगैरह मिल जाते हैं, कुछ कलाकृतियां मिल जाती है जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चल जाता है। तो इस तरीके से कुछ 4 स्रोत देखेंगे और एक नाम मात्र आएगा कुछ ताम्रपत्र का। तो इस तरीके से कुछ बेसिकली मोटा मोटी देखे तो ये वो 5 चीजें जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। और कला संस्कृति में देखो, कला संस्कृति में बताई चुकी आपको, संत वगैरह देखेंगे और लोक देवता वगैरह देखेंगे, मेले त्योहार वगैरह देखेंगे। इसके साथ थोड़ा सा कला में जाएंगे तो हस्तकला के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से मोटा मोटी ये पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जस्ट प्रीवियस कौन सा लेसन पढ़ा। हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था सभ्यताओं के बारे में। कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, आर्य सभ्यता पढ़ी, इसके बाद बालखंड सभ्यता पढ़ी, इसके बाद गणेश्वर सभ्यता, लास्ट में हमने विराट सभ्यता के बारे में पढ़ा। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इन सभ्यताओं में क्या लिखा था। बेसिकली इन सभ्यताओं में क्या जानकारी, बिल्कुल हल्की सी जानकारी थी। इन 5 सभ्यताओं में पाए जाने वाले प्रमुख कुछ साक्ष्यों के बारे में, यानी यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले, यानी खुदाई में क्या क्या चीजें यहाँ मिली, बस इतना लिखा था। इसके साथ हमने थोड़ी सी जानकारी ये भी ली थी कि ये जो सभ्यताएं हैं इनकी बेसिक से डिटेल, जैसे कि उत्खनन किसने करा, जैसे कि इसके अन्य नाम क्या है, इस तरीके की कोई बेसिक जानकारी ना, उसको हमने कवर करा था। तो मोटा मोटी हम इन सभ्यताओं में कुछ 2 टॉपिक्स देखते हैं। पहला तो अपन इनके साक्ष्यों के बारे में देख लेते हैं, सेकेंड अपन देख लेते हैं कोई बची कुछ अदर जानकारी, और लास्ट में कुछ 4-5 फैक्ट देखे थे जो पूरे लेसन में, पूरे चैप्टर में कहीं इधर उधर बिखरे हुए थे, तो हमने उनको समेट करके लास्ट में लिख लिया था। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश करा था। तो फटाफट से थोड़ा सा डिटेल से रिवाइज कर लेते कि क्या देखा था। देखो, कालीबंगा में क्या देखते हैं, आहड़ में क्या देखते हैं, बालाथल में क्या देखते हैं, गणेश्वर में क्या देखते हैं, और लास्ट में अपन विराट सभ्यता में क्या देखते हैं। साक्ष्यों के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना। तो देखो, कालीबंगा में इन सारे स्थानों पर सबसे पहले क्या देखते हैं, इन 5 स्थानों पर जो साक्ष्य देखे ना, उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी इनके घरों के बारे में जानकारी। इन 5 सभ्यताओं में ये बताया जाता है कि मैं घर कैसे थे, सिर्फ और सिर्फ एक सभ्यता को छोड़कर गणेश्वर में घरों के बारे में जिक्र नहीं, बाकी सब में घरों के बारे में जिक्र है। और बाकी कुछ अदर फैक्ट, कुछ अदर साक्ष्य वगैरह, घर तो मैंने इनके अलावा कुछ अदर साक्ष्य वगैरह, अदर फैक्ट वगैरह साक्ष्यों में बेसिकली। और क्या देखते हैं फटाफट से देखे अपन। तो देखो, अपन कालीबंगा में घर कैसे हैं, आहड़ में घर कैसे हैं, बालाथल में कैसे हैं, गणेश्वर में बताया गया, और लास्ट में हमारा विराट में घर कैसे है। देखो, यहाँ सब जगह घरों की स्थिति क्या है। कालीबंगा में तो मिट्टी के क्या, ईंटों के बहुत बड़े बड़े घर, 4-5 कमरे पाए जाते हैं। नालियां भी बहुत सुंदर बहुत व्यवस्थित तरीके से बनी हुई है। बाहर वेदियां वगैरह बनी हुई है, नालियां पत्थर इसकी ईंटों की और लकड़ियों की बनी है। बाहर कुछ चबूतरे वगैरह बने हुए, चबूतरों पर वेदियां वगैरह बनी हुई। इस तरीके से यहाँ के घर है। आहड़ के घर कैसे, आहड़ के घर देखो कच्चे घर, मिट्टी के घर है, ऊपर केलू लगा हुआ है, और कुछ बांस की छत वगैरह है। इस तरीके से हल्के जानकारी, इनको छोटे कमरों में बांटा गया है। इन कमरों के अंदर 4-5 चूल्हे हैं जिनसे पता चलता है कि चावल वगैरह उच्च कोटि के चावल वगैरह पाए जाते होंगे। सामूहिक संयुक्त परिवार रहता होगा, सामूहिक रूप से भोजन बनता होगा। इस तरीके से बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन आहड़ के बारे में। और देखो, बालाथल में क्या बताते हैं, बालाथल में 11 कमरों वाले घर हुआ करते थे, कुछ दुर्ग के साक्षी मिल जाते हैं, दैट्स ऑल। और फिर गणेश्वर में बताएंगे, और लास्ट में विराट में। देखो, विराट में घरों के बारे में बताया, सिर्फ इतना बताया कि यहाँ एक कमरा पाया गया है। उस कमरे में हमने जब खुदाई वगैरह करी, या फिर उस कमरे में जब खोज वगैरह करने गए, तो वहां से 36 मुद्राएं मिली, जो 8 और 28 में डिवाइड है, पंचमार्क और 28 अपने यूनानी राज्यों की। तो ये सारे मैंने घरों के बारे में बता दिया। इनके अलावा भी कोई साक्ष्य है? हाँ, इनके अलावा भी इन सब जगह कोई ना कोई साक्ष्य जरूर मौजूद है। देखो, अगर अपन वापस से कालीबंगा का है, देखो, कालीबंगा के साक्ष्यों को हमने डिवाइड करके पढ़ा था। कुछ बच्चों में डिवाइड कर लो, कुछ बड़ों में, कुछ महिलाओं में कर लो, कुछ पुरुषों में कर लो, कुछ खेत खलिहानों से जुड़े। देखो, बच्चों में खिलौने आ जाते हैं, महिलाओं में कुछ कांच कंगा वगैरह आ जाता है, बर्तन वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पुरुषों में जाएंगे तो मणिया वगैरह, कुछ खेतों में जाएंगे अपन तो जुती भूमि वगैरह, और कुछ प्याले वगैरह, और प्याले के साथ तांबे के बेल वगैरह। इस तरीके प्याले वो इनके हाथी के क्या, अपने गाय के मुख्य प्याले वगैरह। तो इस तरीके से इनके साक्ष्यों को देखें ना, तो कैटेगरी में डिवाइड होता है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कैटेगराइज हो सकते हैं। तो ये साक्ष्य हो जाते हैं कालीबंगा। आहड़ में क्या होता है, आहड़ में देखो, इनके अलावा जो हमने बताया, उनके अलावा कुछ साक्ष्य मिलते हैं
इनके अलावा कुछ साक्ष्य मिलते हैं, वो किससे जुड़े हैं, वो व्यवसायिकता से जुड़े हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जो बेसिक से साक्ष्य। व्यवसायिकता से जुड़े कौन सा साक्ष्य, व्यवसायिकता से जुड़े उनकी भट्टियां देखने को मिल जाती है, लाल भूरे कलर के बर्तन देखने को मिल जाते, बहुत फिनिशिंग वाले बर्तन देखने को मिलते हैं। इसके साथ कुछ अदर साक्ष्य, देखो अदर साक्ष्य में क्या देख लेते हैं, वो ये पर देखते हैं कल के कुछ घड़ा वगैरह मिल जाता है, कटोरियां वगैरह मिल जाती है, दीपक वगैरह मिल जाता है, फिर खिलौने वगैरह मिल जाता है, फिर इसके साथ अपने चूड़ियां वगैरह मिल जाती है, और फिर मणियां हैं, मुद्राएं, मोहरे और कुछ तस्करियां हैं और धूपकारियां, ये सारी चीजें अदर में आ जाती है। ठीक है, व्यवसाय कर्म देख लिया, अदर में देख लिया, ये साक्ष्य फिनिश हो जाते हैं आहार के बारे में। देन अपन आ जाते हैं बालक। देखो बालक में कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी दो टाइप्स के साक्ष्य देखने को, एक तो हमने कॉमन देख लिया, तो दो टाइप, बाकी दो टाइप में से। तो ये कौन कौन से साक्ष्य, ये कुछ महिलाओं से जुड़े, कुछ पुरुषों से जुड़े। कैसे, देखो पुरुषों से जुड़े साक्ष्य यहाँ पे इनकी वेबसाइट तक जुड़े, जैसे उपकरण मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे लोहे की गलाली भट्टियां मिल जाएगी आपको, और बुना हुआ कपड़ा मिल जाएगा आपको। और महिलाओं में, अगर महिलाओं की तरफ देखें अपन तो क्या मिलता है, यहाँ अंगूठियां वगैरह मिल जाएगी, अंगूठियां नहीं, महिलाओं में देखें तो कुछ गहने मिल जाते हैं, अंगूठी नहीं गहने, अंगूठी मिलेगी अपने गणेशों में, यहाँ कुछ गहने वगैरह मिल जाते हैं, जैसे हार वगैरह, लटकन वगैरह जैसे। और देन अपन आ जाते हैं गणेशों में। देखो मैंने बताया गणेशों में घर वगैरह नहीं मिलते, लेकिन अदर फैक्ट तो है ना, अदर साक्ष्य तो है। तो अदर साक्ष्य यहाँ पे महिलाओं से जुड़े, पुरुषों से अपने बाण आ जाता है, छेनी आ जाता है, और हाथीदांत फलक वगैरह आ जाता है, और अपने ना मछली पकड़ने के कांटे हैं और हाथीदांत के फलक वगैरह आ जाता है। और कुछ है ना, ये फलक कहते हैं अपन, हाथीदांत, इनके हाथीदांत तो नहीं, लेकिन फलक कुछ है ना, अपन फलक वगैरह लेते हैं, उस तरह के फलक, हाथीदांत नहीं, उस तरह के फलक वगैरह कहते हैं। इस तरीके से कुछ पुरुषों से क्यों मेरे जनरली ये काम पुरुष ही करते हैं। बाकी महिलाओं में देखो बीटियां वगैरह आ जाती है, बर्तन वगैरह, यहाँ बर्तन है ना बटे हुए हैं, कुछ है ना दो टाइप्स के बर्तन है, तो ये जानकारी है। और देन विराट के बारे में देख लेते हैं। देखो विराट में कैसे साक्ष्य मिलते हैं, कुछ दो टाइप्स के साक्ष्य बच जाते हैं घरों के वर्णन करने के बाद। एक तो हमें मौर्य संस्कृति जुड़े साक्ष्य मिल जाएंगे, सारे आपको भव्य शिलालेख मिल जाएगा, और इसके साथ आपके पूरा एक विराट शिलालेख मिल जाएगा, आपको मठ वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ बचे कुछ इफेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि हमने देखा था घड़ा है, उसके ऊपर हमने दीपक देखा था, और नाचता हुआ पक्षी देखा था, कीले देखी थी, पत्थर के संदूक देखे थे, और इसके अलावा बुना हुआ कपड़ा देखा था, ये जानकारी थी। तो इस तरीके से हमने सारे साक्ष्यों को अच्छे से देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा हमने कैसे देखा सारे साक्ष्यों को। हम फटाफट से देख लेते हैं सारे जो भी हमने सभ्यताएं लिखी, उन सारी सभ्यताओं में कॉमन साक्ष्य पाया जाता है घर, यानी इन सारी सभ्यताओं में घर तो मौजूद है। सेकेंडली अपन देखते हैं इन सारी सभ्यताओं में कोई अदर बचे हुए फैक्ट देख लेते हैं, अदर बचे हुए साक्ष्य देख लेते हैं। सभी सभ्यताओं में अदर साक्ष्य भी है। हमने ना इनको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करी, महिला पुरुष में हमने बांट के बताया। खाली भगवान में महिला पुरुष और खेत के बारे में देखा, बाकी हमने आहार में महिला को इनकी वेबसाइट पर से जुड़े हुए पुरुषों के, और बाकी कुछ अदर जो साक्ष्य पाए जाते उस तरीके से देखा। बाकी बालक में महिला पुरुष में कैटेगराइज करा, और गणेश्वर में भी महिला पुरुष में कैटेगराइज करा, और लास्ट में हमने विराट में कैटेगराइज करा। विराट में हमने कैटेगराइज करा कुछ एक तो मौर्य सभ्यता के साक्ष्य, और इसके अलावा कुछ बचे कुछ साक्ष्य। तो हमने ना साक्ष्यों को भी कैटेगराइज करके बढ़ाया ताकि चीजें ना याद है। क्या होता है कि जब बहुत सारी बिखरी चीजें होती है ना, आप उसको किसी एक शब्द में या फिर किसी भी तरीके से उसको एक कंबाइन करके बांध लेते हो और उसको कुछ एक टेक दे देते हो, तो वो चीजें सिमट जाती है, वो चीजें बंध जाती है, तो अच्छे तरीके से चीजें याद होती है। तो इस तरीके से हमने साक्ष्यों के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे अपन इनके बारे में कुछ अदर जानकारी। अदर जानकारी क्या देखने वाले, अदर जानकारी कालीबंगा के बारे में, आहार के बारे में, बालथन के बारे में, गणेश्वर के बारे में और विराट के बारे में देखने वाले अदर जानकारी। बहुत ज्यादा समझ नहीं है, फटाफट से ग्रैस कर लेते हैं। तो इनमें अपन अदर जानकारी क्या देखते हैं। देखो अदर जानकारी के तौर पर इनमें देखते हैं बेसिक जानकारी। कालीबंगा में अमलानंद घोष और थापर इन्होंने खोज का काम करा। इन्होंने सरस्वती दुष्यंती नदी के आसपास खुदाई करी। सेकंड आ जाते हैं अपन सेकंड अपन जो आहार पढ़ रहे थे वहां देख लेते हैं। आहार में देखो ज्यादा कुछ नहीं है जानकारी, सिर्फ इसके नाम है कौन कौन से। कभी कहते हैं कि अघाटपुर की सभ्यता है, कभी कहते हैं कि ये तो धुलकोट की सभ्यता है, कभी कहते हैं कि ताम्र नगरी है, ये सारी जानकारी। और देन थोड़ा सा देख लेते हैं और ये कहाँ पाई जाती है वो तो अपन जानते ही, बालक अपने उदयपुर, आहार अपने उदयपुर और कालीबंगा अपने हनुमानगढ़। और नेक्स्ट बता दिया जाता है तीसरी सभ्यता जो कि बालक जो भी अपने उदयपुर में ही पाई जाती है, वल्लभ नगर उदयपुर। इसके बारे में क्या जानकारी लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं कुछ अदर जानकारी करके कि यहाँ पे लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे, जीवन यापन के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती थी यहाँ पे। ये इनकी अदर जानकारी के तौर पे ये इन्फॉर्मेशन आती है। लास्ट में अपन देख लेते हैं गणेश्वर के बारे में, सेकंड लास्ट गणेश्वर के बारे में देखते हैं। तो गणेश्वर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर इतना ही है कि इसको ताम्र संचय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं
खिड़की नजदीक है शायद इस वजह से, और सेकंड कह देते कि शायद गंगा घाटी के निकट इस वजह से। देन अपन गणेश्वर के विराट के बारे में जानकारी, विराट की क्या देखते हैं अधिक जानकारी, और बस इतनी देखते हैं इसके इतिहास से जुड़ी जानकारी, कुछ रामायण महाभारत से जुड़े किस्से देखते हैं। देखो रावण महाभारत से बातें क्या है कि कभी पांडवों ने अपना समय बिताया था, विराटनगर इसकी राजधानी रहा करता है, और भीम और विजय डूंगरी दो ऐसी पहाड़ियां हैं बेसिकली जहाँ बहुत ज्यादा पुरातत्व की चीजें मिलती है अगर खुदाई वगैरह करो तो। ये सारी जानकारी देखी हमने बेसिकली। इसके अलावा हम लास्ट में कुछ 4-5 बिंदुओं को डिस्क्राइब करते हैं। वो 4-5 बिंदु कौन से? वो 4-5 बिंदु कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ प्योर तांबे वाली सभ्यताओं के बारे में देखते हैं, उसके बाद तांबा प्लस लोहे वाली सभ्यताओं के बारे में देखते हैं। इसके साथ अपन देख लेते हैं कुछ ऐसी सभ्यताएं जहाँ से में या फिर ऐसे स्थान जहाँ से हमें पत्थर के उपकरण देखने को मिल जाते हैं, और लास्ट में कुछ बची कुछ सभ्यताएं। देखो प्योर तांबा कहाँ मिलता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कालीबंगा से मिलता है, आहार से मिलता है, बालाथल को छोड़ दो थर्ड वाले को, नेक्स्ट आ जाओ अपने गणेश्वर मिलता है प्योर तांबा, मतलब कि तांबा ही मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा वो सभ्यताएं हैं तांबा प्लस लोहा मिलता है, तो ये कौन सी? दूसरे नंबर वाली, फोर्थ नंबर वाली बालाथल और गणेश्वर। एक तो अपने सेकंड नंबर वाली आहार है और फोर्थ वाली गणेश्वरी। यहाँ पे आपको तांबा भी देखने को मिलेगा, लोहा भी देखने को मिलेगा। इसके साथ नेक्स्ट जानकारी आ जाती है अपने थर्ड नंबर पे कि ऐसे कौन से जगह हैं जहां पर आपको पत्थर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो ये चंबल नदी की जो साइड नदी है ना, वहां चंबल है, बेड़च है, बनास है और एक गंभीर, ये चंबल की साइड में है बेसिकली। इसके साथ अपन नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी सभ्यताएं जो इनके अलावा बच गई। वो कौन सी सभ्यताएं? वो सभ्यताएं हमारी कुछ बेसिक सभ्यताएं, जैसे कि अपन कहते हैं जे बात और ट्रिक थी अपनी कि जे बात सड़क मत बताना, तो जे से अपनी जयपुर में हो जाएगी, और जालौर में हो जाएगी, और बी से भिलवाड़ा में हो जाएगी, भरतपुर में हो जाएगी, टोंक में हो जाएगी, और सी से चित्तौड़ वगैरह में, और रसद में राजस्थान वगैरह। कौन सी सभ्यताएं तो जानते हुए गिलोंड वगैरह हो जाती है। और क्रमशः बताएंगे अपन में जोधपुरा है, सांबर है, जालौर में भीनमाल है, और फिर अपने जे बात है ना तो बीस अपने भरतपुर में दर वगैरह आ जाती है, भिलवाड़ा में तो गिलोंड और ओजियाना वगैरह आ जाती है। गिलोंड नहीं, ओजियाना और बाबुल हो गया। और इसके साथ अपन टोंक अपने रेड आ जाती है, और सर को चित्तौड़ में अपने नगरी आ जाती है, और राजसमंद में गिलोंड और ओजियाना आ जाती है, पचमाता आ जाती है। तो ये था हमारा रिवीजन। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी, है ना। और बहुत सारे बच्चे तो बीच में छोड़ के क्वाइट करके चले गए होंगे, क्योंकि ना बहुत सारा इस तरीके से जिस तरीके से मैंने रिवाइज करा ना, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अनसर्टेनिटी हुई कि पता नहीं क्या बोले जाने, समझ तो आ नहीं रहा है, क्योंकि आपने इससे पहले के सेशन में देखे। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो इत्मीनान रखें, आप चीजों को समझ तो रहे ना एटलीस्ट, चीजों को सुन तो रहे ना एटलीस्ट, तो इससे आपको चीजें क्लियर ही होंगी। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से पढ़ते जाइए और साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, चीजों को इसी तरीके से नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। और साथ के साथ जब भी टाइम मिले चीजों को रिवाइज करते जाइए, ठीक है। तो अब आते हैं अपन आज के सेशन में। तो बेसिकली आज के सेशन में क्या देखने वाले अपन, आज का सेशन शुरू करते हैं अपन। तो हम हल्की सी जानकारी लेने वाले, बेसिक जानकारी पढ़ने वाले कला और संस्कृति के बारे में और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो आज क्या देखने वाले, आज के टॉपिक में अपन दो चीजें देखने वाले अपन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, दूसरा अपन देखने वाले कला संस्कृति के बारे में, कला व संस्कृति के बारे में। क्या इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं इसमें? देखो पुरातात्विक स्रोतों में बेसिकली अपन है ना कुछ 4 स्रोत देखेंगे। 4 कौन से स्रोत देखने वाले, हल्के हल्के से अपन देखने वाले। 4 स्रोत आते बेसिकली, एक तो अभिलेख है, एक साहित्यिक स्रोत है, बाकी 2 जानकारी बना दी थी। वो क्या है, एक आ जाएगी फिर मुद्राएं वगैरह, और इसके साथ आ जाएगी कलाकृतियां मतलब बर्तन वगैरह, कलाकृतियां। तो ये बेसिक सी जानकारी देखने वाले अपन साहित्यिक स्रोतों में। कला और संस्कृति में क्या पढ़ने वाले, कला और संस्कृति में बेसिकली अपन 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले, और लास्ट में कोई अदर जानकारी आ जाएगी तो उसको कवर करेंगे। कला और संस्कृति में अपन देखने वाले राजस्थान की संस्कृति में अपन देखेंगे त्योहार व मेले। सेकेंड अपन देखेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक देवता व संत। लास्ट में कला में अपन हस्तकला देखेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाले। देखो क्या देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत, कला और संस्कृति, और यहाँ पर देखेंगे अभिलेख है, और मतलब कि जो अभिलेख है उनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। साहित्यिक स्रोत से ये दोनों रिटर्न होते हैं, साहित्यिक स्रोतों से भी पता चलता है,
बाकी इन दोनों चीजों से पता चलता है, मुद्राओं से पता चल जाता है, कलाकृति से पता चलता है। बाकी कला और संस्कृति से, कला और संस्कृति में क्या देखने वाले, देखो राजस्थान की एक कला देखेंगे, हस्तकला। संस्कृति में अपन देखेंगे कुछ दो टॉपिक, संत और लोक देवता, मेले त्योहार, ये जानकारी लेना है, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर, यानी कि जो फर्स्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ से अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो बहुत ज्यादा लेंदी सेशन है, बहुत आसान से सेशन रहेगा, चीजें बहुत आसान से समझ आ जाएगी आपको। तो शुरू करते हैं अपन पुरातात्विक स्रोतों से। सबसे पहले देख लेते हैं अभिलेख वगैरह, चारों साथ में पढ़ेगा, बहुत बेसिक जानकारी, तो अपन फटाफट से देख लेते हैं। सिर्फ जो अभिलेख है ना उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, बाकी तो वो बहुत सरल से जानकारी। अभिलेखों के नाम बताएंगे, कुछ ऐसी जगह बताएंगे जहाँ मुद्राएं वगैरह मिल जाएंगी, और इसके साथ कलाकृतियां, कहाँ की कलाकृतियां फेमस है, जैसे कि विनोद की, जैसे कि अपने गणेश्वर में कौन सी कलाकृतियां, तांबे की कलाकृतियां देखने को मिल जाती है, और इसके साथ जयपुर और भरतपुर कौन सी कलाकृतियां देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आहड़ में कौन सी कलाकृतियां देखने को मिल जाएगी, ये बताएंगे अपन। और लास्ट में अपन जो अपन अभिलेख पढ़ेंगे, जो अपन साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे ना, उसमें ये बताया जाएगा कि अमुक अमुक रचनाएं हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई। अगर ये पढ़ोगे तो आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखते हैं, क्या देखेंगे बेसिकली ये देखेंगे कि जो हम ये बातें बता रहे हैं इनके कोई एग्जाम्पल लिखे, इन चीजों को अपन क्लियर करेंगे। अभिलेख है तो आप अभिलेख एग्जाम्पल लिखे बताओ, और आपकी मुद्राएं हैं तो कहाँ मिल रही मुद्राओं के एग्जाम्पल लिखे बताओ, और कलाकृतियां हैं तो कहाँ ऐसी कलाकृतियां मिली वो बताओ हमको। बाकी साहित्यिक स्रोतों के बारे में ऐसे एग्जाम्पल लिखे बताओ। तो कुछ नहीं, बस इतना देखेंगे कि ऐसे राजस्थान में कौन से साक्ष्य मिले हैं इन कैटेगरी से, जिनसे हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो फटाफट से देख लेते हैं अभिलेख के बारे में। तो वो अभिलेख में कुछ अभिलेख आते हैं, 4-5 अभिलेख आएंगे, जैसे कि नांदसा है, कुराड़ा है, और बरनाला है, और कंसुआ है, नगर है, घटियाला है, ये सारे अभिलेख। तो देखो याद कैसे रखोगे, कंस का नगर घटिया है क्योंकि उसमें 10 जली हुई और सस्ती सामोली, हाँ तो सामोली का अभिलेख भी आता है। सस्ती राड़ों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ चीजों को ठीक तरीके से ध्यान रखना है। क्या है, कंस का नगर घटिया के, क्योंकि उसमें 10 जली हुई व सस्ती राड़ किसको कहते हैं, राड़ मतलब कि कोई पिलर वगैरह है, सस्ती राड़ों का यूज किया गया है। ये सारे अभिलेख आ जाएंगे। कंस का कंसुआ है, यहां से कंसुआ है, नगर से नगर अभिलेख है, और घटियाला है क्योंकि उसमें 10 है ना, तो 10 के लिए नांदसा आ रहा ना, नांदसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, नांदसा। उसके बाद 10 जली हुई तो बरनाला, जगह होता है ना, बरनाला। और देन अपने 10 जली हुई और सस्ती यानी सामोली अभिलेख, मोल करना ना, मोली क्यों कहा है, सस्ती क्यों कहा है, मोल भाव, बरनाला, सामोला, सस्ती, राड़ों का तो कुराड़ा का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे अभिलेख राजस्थान में पाए गए, जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं, देखो कुछ अभिलेख है जो किसी राजवंश के बारे में बताते हैं। बिजोरिया अभिलेख चौहानों के बारे में बता देता है, और एक प्रतिहार के बारे में घटियाला अभिलेख बता देता है, और कुछ चिरवा अभिलेख समर सिंह के बारे में बता देता है। तो देखो बिजोरिया किसके बारे में बताता है, चौहानों के बारे में, और देन अपन देख लेते हैं चिरवा समर सिंह। गर्मियों में अपन कपड़े फाड़ देते हैं, गर्मी लगती है, समर सिंह के बारे में, तो जो याद रखना है सब। उसके बाद घटियाला अभिलेख किसके बारे में बताता है, घटियाला अभिलेख बताता है प्रतिहार, जो हार जाते हैं ना वो भी घटिया नहीं होते, आप कितना लास्ट तक दौड़े हो ये भी मायने देता है ना, क्योंकि जीत सिर्फ देखो, सक्सेस क्या होती है, कोई सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि पाथ है, एक रास्ता है ना, एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है सक्सेस। कोई एक पर्टिकुलरली एक एम पा लेना कोई सक्सेस नहीं, कुछ सफर पर चलना सक्सेस है ना। तो मानते हैं, देखो जिनका मानना है, बड़े बड़े जो विद्वान वगैरह होते हैं, कुछ
ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं जिनका मानना सक्सेस को लेकर कुछ अलग ही होता है। हमारे मायने सक्सेस को लेकर अलग ही, कोई चीज अच्छी होगी तो सक्सेस हमारे नजर, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस पथ पर चलना, अंत तक हार ना मानना भी सक्सेस ही होता है। ठीक है, तो घटिया, लेकिन हम तो आउटपुट के रूप में देखते हैं ना, जो कि पता नहीं किस हद तक सही है, अपन कह नहीं सकते। बिजोलिया है, चिरवा है, घटियाला है, चौहान है, और समर सिंह है, और कटियार है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अभिलेखों के बारे में। वैसे बात भी सही है, अंत तक हार ना मानना सक्सेस से कम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें उस दरमियान सीखने को मिल जाती है। एक पाथ पर चलना, एक रास्ते पर चलाना आपको बहुत कुछ सिखा देता है, नहीं मायने रखता। हाँ, लेकिन अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ, अपने 100% ईमानदारी के साथ अगर चले हो ना, तो इसकी कोई ताकत नहीं जो आपको आपके लक्ष्य को पाने से रोक सके। ये बात हुई। अगर कहीं भी इतनी सी भी कमी रहती है, एक चींटी के बराबर, तब जाके आपको लक्ष्य नहीं मिल पाता है। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप होल हार्टली किसी को चाहो और वो चीज आपको ना दे। ठीक है ना? तो यहाँ अपन अभिलेख के बारे में देखते हैं। आप अपने आप से पूछ कर देखो, अगर आपको कोई चीज नहीं मिली, इसका मतलब सिंपल सा है कि कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर चीज मिल गई तो सोच के देखो, क्या वही चीज मिली जिसको आपने अच्छे से चाहा था? तो अभिलेखों में बस इतनी जानकारी होती है। फटाफट से अपन देख लेते हैं। अगली जानकारी क्या है, अब देख लेते हैं अपन कुछ एक दो मुद्राओं के बारे में देख लेते हैं। मुद्राएं राजस्थान में कहाँ कहाँ मिली? मुद्राएं राजस्थान में यहाँ सब जगह मिल जाती है। यहाँ रंगमहल से मुद्राएं मिलती है, यहाँ सांबर से मिल जाती है, और विराट से भी मिलती है। दक्षिण में अपन देखे तो एक अपने आहट से मिल जाती है, और यहाँ अपने देखे तो एक तो साबनिया से मिल जाती है। साबनिया चूंकि अपने बीकानेर में आता है इस वजह से, तो अपने हर दिशा से मिल जाती है। कहाँ से मिल जाती है मुद्राएं राजस्थान में? एक अपने ना रंगमहल से मिल जाती है, और जो कि अपने हनुमानगढ़ में। इसके अलावा यहाँ अपने सांभर है, जयपुर में सांभर और विराट, यहाँ से मुद्राएं मिलती है, जिससे आप इतिहास के बारे में पता कर सकते हो। यहाँ दक्षिण में आहट से मिल जाती है, यहाँ पश्चिम में पुगल से मिल जाएगी, साबड़िया, और पुगल तो नहीं, सिर्फ साबड़िया दिया हुआ है, साबड़िया। ठीक है, तो इन जगहों से मिल जाएगी राजस्थान में। रंगमहल से, सांबर से, बेराट से, आहट से, रंगमहल से, साबड़िया से, इन जगहों से मिल जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से देखना चाहे तो RBS देखो, रंगमहल है, बी से विराट वगैरह आ जाएगा, और ऐसे सांबर वगैरह आ जाएगा, ऐसे आहड़ वगैरह आ जाएगा, और एक ऐसे S2 साबड़िया। ट्रिकी तरीके से चीजों को ध्यान रखना चाहो तो ये ट्रिक ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज आप लोकेशन से भी चीजों को ध्यान रख सकते हो। बहुत सारी चीजों को ऐसे ही याद रह जाती है वैसे भी। तो ये हमने मुद्रा है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ कलाकृतियां भी हम इतिहास के बारे में बताती है। देखो, RSB ध्यान रखना, RBSC अपन कहते हैं ना, RBSC, तो अपने ध्यान रखना RBSC, ए को साइलेंट कर देना, ए को साइलेंट मानना है, RBS, जिससे ये सारे स्थानों के नाम हमें क्लियर हो जाए। कलाकृतियां देखो, राजस्थान में कुछ ऐसे बर्तन मिलते हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चल जाता है। तांबे के बर्तन गणेश्वर में मिल जाएंगे, गणेश्वर में तांबे के मिल जाएंगे, और जयपुर भरतपुर बेसिकली यहाँ पाई जाने वाले सभ्यता, आहड़ और बिलुंड। देखो, गणेश्वर में आपको तांबे के बर्तन देखने को मिलेंगे। जयपुर और भरतपुर में आपको लाल काले मृदभांड देखने को मिलेंगे, लाल भूरे मृदभांड देखने को मिलेंगे। आहड़ और बिलुंड में आपको है ना, पत्थर के फलक देखने को मिल जाएंगे। तो इनसे भी आप इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हो। देखो, गणेश्वर अपन जानते हैं, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जयपुर और भरतपुर से आपको ना लाल काली मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। जयपुर में जोधपुरा वगैरह है, और भरतपुर में जयपुर में अपने जोधपुर आ जाएगी, और सुनारी, झुंझुनू में सुनारी, और भरतपुर में अलवर, और जयपुर में देखो, अलवर में अपने यहाँ भरतपुर नहीं, ये है मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ भरतपुर नहीं। जयपुर से तो अपने ना जोधपुरा है, और एक और जगह आ जाती है, सांभर भी है जयपुर में, लेकिन जोधपुरा के बारे में जानकारी यहाँ। और एक और अपने ना ए है कोई, अ से शुरू होने वाला कोई नाम, अ से कौन सा है जहाँ पर मृदभांड देखने को मिल जाते लाल काले? अलवर है, अजमेर नहीं है। और देखो, ए से शुरू होने वाला कोई नाम है। बस एक सेकंड रुकिएगा, हमें एक सेकंड लाइफ को थोड़ा वेट करना होगा।
कहाँ थे अपन, देखो ये जयपुर आता है और जयपुर के साथ कोई और से शुरू होने वाला नाम है, लेकिन वहां लाल काले मृदान देखने को अलवर या फिर अजमेर दोनों में से कोई एक हो सकता है। बाकी आहड़ दिनों से हमें ना पत्थर के फलक वगैरह देखने को मिल जाते। तो ये जानकारी थी हमारी कलाकृतियों के बारे में। तो इसीलिए हमने मुद्राओं के बारे में जानकारी दी और कलाकृति के बारे में जानकारी दी। इसके साथ अब देख लेते हैं अपन कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में। ये कुछ साहित्यिक स्रोत कौन से, अगर चौहानों के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे, राजस्थान के बारे में जानना हो तो कहाँ से जानेंगे, बाकी अदर चौहानों के बारे में जानना हो तो जैनक ने लिखी है पृथ्वीराज विजय, जिसमें आप चौहानों की विजयों के बारे में जान सकते हो। एक और लिखी है, एक और आ जाता है नैनचंद सूरी के द्वारा एक हट लिखी गई, हम्मीर हट। अगर इसको पढ़ोगे तो आपको अबुल फजल अलाउद्दीन खिलजी ने जो हमला करा था ना, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि अलाउद्दीन हमला करा था, और ये जानकारी हमें रखनी है। बाकी अपन राजस्थान के बारे में जानकारी पता करनी है तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इलाके कैसे जो हमें राजस्थान के बारे में बताएंगे। देखो ना यहाँ पे कुछ जैसे कि एक महेश सोद की खिड़िया जगह है, और मतलब कुछ रचनाएं हैं, जैसे दलपत विलास की दलपत विजय है, दलपत विजय करके रचना है। इसके साथ अपने कुछ रचनाएं और आती है, जैसे कि क्या रचनाएं हो सकती है, राजस्थान के बारे में अगर जानकारी लेनी हो ना आपको तो बेसिक रचना है, जैसे वचनिका है, और दो तीन तो वचनिकाओं के नाम जीवन है, एक दो तो वचनिका आ जाती है, जैसे कि खिड़िया जगह की महेश दासों और शिव सिंह की अचलदास खिची की वचनिका। ये दो वचनिका जो आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने में मदद करेगी। बाकी आपको एक और बताते हैं इसके अलावा कि दलपत विलास, और एक और चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ ना कैप और देखो ट्रिक आ जाती है, CAP कैप और DK। देखो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो और से अचलदास खिची की वचनिका, ये आपको बताएगी। पी से अपने ये डी से तो दलपत विलास, पी से पद्मनाभ की कान्हड़देव, पद्मनाभ कृत कान्हड़देव है ना, पद्मनाभ कृत कान्हड़देव आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में बताएगी। और डी से दलपत विलास रचना, बाकी के से खिड़िया जग्गा की वचनिका। तो ये सारी वो रचनाएं जो आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने में मदद करेगी। और अगर आपको मध्यकालीन राजस्थान के बारे में जानना है तो फारसी तवारीखों का इतिहास, ये अगर आप पढ़ोगे तो मध्यकालीन राजस्थान के बारे में जानकारी मिलेगी। चंद्रबरदाई हैं और अचलदास खिची की वचनिका है। पद्मनाभ की जो रचना है एक कान्हड़देव चौहान पद्मनाभ की रचना है, वो आपको बता सकेगी। और डी से कौन सी रचना आती है, दलपत विलास, जो दलपत के द्वारा लिखी जाती है, दलपत द्वारा कृत दलपत विलास है। उसके बाद के से अपने खिड़िया जगह की वचनिका है। तो ये वो रचना है जो आपको बता सकती है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, और यहाँ से अपने अचलदास खिची वचनिका, पी से पद्मनाभ कृत रचना है। पद्मनाभ की रचना क्या पद्मनाभ की रचना का नाम है कान्हड़देव, ये इनकी रचना है। और इसके साथ पद्मनाभ की कान्हड़देव और डी से अपने आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ना कान्हड़, ठीक है। और डी से अपने आ जाएगा ये दलपत विलास, और के से खिड़िया जग्गा की वचनिका। ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये रचना आपको राजस्थान के बारे में बता सकती है। मध्यकालीन राजस्थान के बारे में जानना हो तो फारसी तवारीखों का इतिहास, ये रचनाएं आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताएगी। अदर जानकारी देखो, एक कर्नल जेम्स टोड के बारे में बताया। कर्नल जेम्स टोड ने 2 किताबें लिखी है, एक तो एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और एक पश्चिमी भारत की यात्रा। एक तो एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और इसके अलावा पश्चिमी भारत की यात्रा। इसके साथ कुछ और रचनाएं जो आपको कुछ और रचनाएं दी गई यहाँ पे।
जैसे कि एक गौरीशंकर हीराचंद ओझा की रचना का भी जिक्र है, और कर्नल जेम्स टोड के बाद एक सूर्यमल, ऐसे अपना दो नाम आ जाएंगे, एक तो सूर्यमल मिश्रण आ जाएंगे, सूर्यमल मिश्रण, और एक और आ जाएंगे अपने सूर्यमल मिश्रण की रचना तो क्या है, वंश भास्कर, और इसके अलावा एक श्यामल दास की वीर विनोद, ये रचना बता सकती है आपको। और देन एक और आ जाएगा अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा, एक आ जाएंगे विश्वेश्वरनाथ वेणु, ये लिखते हैं मारवाड़ का इतिहास। इसके साथ एक और लिखते आ जाएंगे ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो लिखते हैं अपने बाबर के बारे में प्लस कांटल के बारे में, विक्की के बारे में लिखते हैं। इसके साथ विक्की में आपने सामान रखा हुआ में से अपने मारवाड़ के जोधपुर सिरोही वगैरह, बाबर का डुमरू बाजारा और कांटल रही प्रतापगढ़, तो इसके इतिहास के बारे में ये लिखते हैं। तो बेसिकली ये वो साहित्यिक स्रोत है जिससे आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं अपन, इसमें अपन हेल्थ की जानकारी लेते हैं। चौहानों के बारे में जानना हो तो जैन पृथ्वीराज चौहान से जान लो, और नैनचंद सूर्य से जान लो, इससे आपको ये पता चल जाएगा इनकी विजयों के बारे में, इससे पता चल जाएगा अलाउद्दीन अल्लाह रहा। और राजस्थान के बारे में जानना हो तो कैब दिखाओ वो कैब दिखाओ जो तुम राजस्थान से लेकर आए, राजस्थान घूमने गए थे, कैब लेकर आए ना, वो कैब दिखा दो मुझे। चंद्र बरदाई, अचरदास खिची, पद्मनाभ, दलपत विलास, खिड़िया जग्गा, ये सारे रचना। अगर जानकारी कुछ 4-5 कवि का नाम है। कौन? कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिश्रण, श्यामल, और वी से अपने विश्वेश्वरनाथ वेणु, और ओ से अपने ओझा अपने ओ कर दो, चलो ओझा। तो क्या अपने KSSVO, ये वो काश वो मुझसे मिलने आती, जाते काश वो मुझसे मिल करके जाती। ठीक है, तो ट्रिकी तरीके से चीजें क्या होती है, ध्यान रखिए। तो क्या है रचना है, काश वो, तो आप ट्रिकी तरीके से ध्यान रखोगे, काश वो। तो इन विद्वानों के नाम मुझे बताएं और इन विद्वानों की रचनाओं का जिक्र करें। तो ये था हमारा लेसन नंबर फर्स्ट, इस सेशन का लेसन नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं लेसन नंबर सेकंड। देखो लेसन नंबर सेकंड में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, बहुत ही आसान सी जानकारी फटाफट से पढ़ेंगे, और मेरे त्योहारों के बारे में, और संत लोक देवता के बारे में, और लास्ट में हथकरघा के बारे में। तो क्या देखने वाले अपन सेकंड, और लेसन नंबर सेकंड, कला व संस्कृति। कला और संस्कृति में अपन क्या जानकारी लेने वाले, यहाँ देखेंगे अपन 3 भाग। सबसे पहले देखेंगे मेले व त्योहार, फिर देखेंगे संत व लोक देवता, फिर अपन देखेंगे हस्तकला है। मेरे त्योहार में अपन कुछ जानकारी लेंगे, मेरे बारे में कुछ त्योहार के बारे में, संत और लोक देवता, संतों में लोक देवता को, संतों के बारे में पढ़ेंगे, लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में अपन हस्तकला के बारे में देखेंगे, कुछ 4-8 हस्तकला होगी, मुश्किल से उस बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं अपन फटाफट से, कहाँ से, मेले और त्योहार से। देखो यहाँ पे ना त्योहार पहले दिया है, तो त्योहार से कितने 4 त्योहार है, गणगौर है, वही सारे जो पहले पढ़ रखे। गणगौर का त्योहार है, तीज का त्योहार है, शीतलाष्टमी, वह शीतलाष्टमी जो होली का जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, यही सारे त्योहार है। गणगौर है, होली है, शीतलाष्टमी, लास्ट में तीज, अपने अक्षय तृतीया गया। गणगौर है, गणगौर के साथ अपने तीज है, गणगौर, तीज, शीतलाष्टमी और अक्षय तृतीया। देखो इतना देखेंगे त्योहार कब मनाया जाता है, दैट्स ऑल। तो अपने बच्चे कुछ थोड़ी हल्की उनकी जानकारी है ना, जैसे इनके मेले वगैरह कहाँ लगते हैं, और इस पर क्या होता है, और ये किस तरीके का त्योहार है, गणगौर, इनका अर्थ क्या होता है गणगौर का, ये बेसिक जानकारी। देखो गणगौर का त्योहार कब मनाते हैं, गणगौर त्योहार मनाते हैं चैत्रा की 13 को मनाते हैं। कब मनाते हैं, चैत्रा की 13 को। तो काश ध्यान रखो इसमें, तो चैत्रा शुक्ल तृतीया, शुक्ल तृतीया को क्या ध्यान रखेंगे अपन, काश 13। काश में भी 13 पढ़ पाती, गाँव की गोरी के लिए काश में भी 13 पढ़ पाती। मान लो गोरा और पार्वती के लिए काश में भी 13 BA कर पाती, ताकि मैं यूपीएससी अटेम्प्ट कर पाऊँ। दिन तीज, देखो इसमें अदर जानकारी, पहले अपन त्योहारों का समीक्षा देख लेते हैं। तीज कब मनाते हैं, वैसे तीज मनाते हैं अपने श्रावण शुक्ल की, ये भी अपने श्रावण शुक्ल की तृतीया को ही मनाते हैं। तो श्रावण शुक्ल 3 को, SS 3 को। और इसके अलावा एक और तीज जो मनाई जाती है अपने भादो कृष्ण तृतीया को, यानी कि अपने भादो कृष्ण तृतीया को। तो इसको क्या ध्यान रखेंगे, SS 3 और K
BK3 बके, बकना, बकना किसको कहते हैं, बक, BK3 मतलब कि SS3 मतलब कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बक रहे हो, ऐसे बकना है क्या होता है बोलना, तो ऐसे क्यों बक रहे हो, है ना, डांटना है, बकना है, तो ऐसे, ऐसे नहीं एस और बकना, ठीक है। और तीसरी बारे में अब शीतलाष्टमी देख लेते हैं। देखो शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है अपने चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में अष्टमी के दिन में होली के 8वें दिन मनाई जाती है। तो चैत्र में, चैत्र और काश, इसमें भी होली काश, तो स से अपने शुक्ल, तो ये भी चैत्र शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। तो क्या ध्यान रखोगे, ध्यान रखेंगे काश, काश शीतल को खाना बनाना आता होता, काश शीतल को आटा, यानी सही से आटा लगाना होता, सही से खाना बनाना आता हो, चीजों को याद रखना है बस। शीतलाष्टमी काश, काश ईट, ये बस इतना इतना बताते हैं इसमें। बाकी देखो अपने अक्षय की तृतीया, अक्षय कुमार क्या है अपने यहाँ बताते हैं अपने अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख की वैसे 3 वैशाख शुक्ल को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो यहाँ तक क्या आ जाएगी, वे से 3, यानी वैसे जो मेरे तीनों बच्चे हैं ना वो अक्षय कुमार को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मतलब तीनों बेटे, लेकिन मेरी जो बच्ची है ना उसको अक्षय कुमार पसंद है, उसको तो शाहरुख खान पसंद है ना। तो ये हल्की सी जानकारी इनके समय काल के बारे में। एडिशनल जानकारी रूप में देखिए लड़कों का मतलब शिव और पार्वती 3 में तो मनाया जाता है। तीज के बारे में एडिशनल जानकारी देखिए तो प्रकृति के साथ सामंजस्य का बहुत अच्छा त्योहार है। शीतलाष्टमी के बारे में देखिए, देखो यहाँ पर उदयपुर और जयपुर, थोड़ी जानकारी यहाँ पे उदयपुर और जयपुर, ये वो स्थान है जहाँ पे मेले लगते हैं। उदयपुर के वल्लभ नगर में, जयपुर के चाकसू तहसील में शीतलाष्टमी का मेला लगता है। बासोर भोजन खाते हैं, इसपे ठंडा वगैरह बना करते हैं। बाकी अक्षय तृतीया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, अक्षय तृतीया में अपन जानते हैं जो है बाजरा है और गेहूं है, बाजरा है, जौ है, चना है, इनके समेत कुछ 7 फसल 7 अनाज और होते हैं जिनकी पूजा वगैरह करते हैं। और गेहूं और बाजरा का तो कुछ खींच वगैरह भी बनाते हैं। इसमें बहुत सारे बाल होते हैं, बिना तारीख देखे, इस वजह से अभूत समय के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी त्योहार के, दैट्स ऑल। त्योहार हम देखते नहीं देखते। अब त्योहार के बाद अपन आ जाएंगे मेलों पर। देखो मेलों में क्या जानकारी है, मेलों में सिर्फ इतना बताएगा कि अमुक अमुक मेले हैं, अमुक अमुक मेले हैं, ये मेले अमुक समय में लगते हैं, दैट्स ऑल। तो देखो अब देखने वाले अपन मेले के बारे में। मेलों के बारे में क्या देखेंगे, अब कौन कौन से मेले को ध्यान रखेंगे, किन किन मेलों के बारे में पढ़ने पर। तो यहाँ रखो, एक तो ध्यान रखो आज एक रुकी अपनी आशा और कुछ अपन दब के SSC मतलब कि सजा, दबना सजा, और कहते हैं अपन आशा है, तुम क्यों दब रही हो, तुम क्यों सजा भुगत रही हो, आशा। और कुछ दबना, दब और स, दब और सजा, आशा, SS। हाँ, तो क्या है अपनी ट्रिक, हल्की सी ट्रिक है कि आशा, आशा तुम ऐसे, ऐसे है ना, तो ऐसे अपने 2 कर लो, चलो ऐसे। तो आशा तुम ऐसे क्यों दब रही हो, ऐसे क्यों सजा पा रही हो, तुम अमुक कोई व्यक्ति उसे क्यों दब रही हो, तुम क्यों सजा पा रही हो, तुमने क्या गलत करा है ना। तो तुम आशा तुम ऐसे क्यों दब रही हो और क्यों उस अमुक व्यक्ति से सजा पा रही हो, जबकि तुमने कुछ गलत तो करा नहीं। तो ये जिलों के नाम है, जिससे क्या होगा हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि इन जिलों में आयोजित होने वाले मेलों को देखने वाले, और मेले कब आयोजित होते हैं, दैट्स ऑल। इतना ही देखने वाले कि मेले कब आयोजित होते हैं। अलवर है, यहाँ पे A2 है, मतलब 2 बार आएगा अलवर का जिक्र। अलवर में एक तो भरतरी का मेला लगता है, अलवर में एक तो पुष्कर का मेला, पुष्कर, और एक और है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा। देखो पुष्कर का मेला कब लगता है, SP में, कब में, कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मान लो कब का चाय पीता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजब माह की 1 से 6 तारीख को, रजब की 1 से 6 तारीख को लगता है। बाकी ईरान से आए थे, बाकी गरीब नवाज के ईरान से जाने जाते हैं। सर्वधर्म संभाव का मेला माना जाता है अजमेर का। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ रिटर्न करने की सारी जरूरत है नहीं। बाकी अपन ऐसे देखो स्वयंपुर 2 बार, एक तो अपने सीकर आएगा और ये दोनों स्वयंपुर के लिए, ठीक है। तो यहाँ अपन देख लेते हैं, एक सीकर है, सवामतपुर है, और सवामतपुर 2 बार जिक्र आने वाला। सीकर के बारे में जानकारी ले लें तो सीकर में किसका मेला लगता है, खाटू श्याम जी का मेला। कब लगता है, तो सीकर का तो जिला तो बता दिया, खाटू श्याम। कब लगता है खाटू श्याम का मेला, फाल्गुन की 10-12 को फंसा दिया खाटू श्याम ने मुझे सीकर। इन्हें मुझे सीकर पढ़ने के लिए भेज दिया ना तुमने, मैं तो फंस गया बड़ा।
मुझे इतनी दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ना भी बहुत पड़ता है। तो फर्स्ट ये नहीं फाड़ लूंगी अपने शुक्ल को 10वीं 12वीं को लगता है। बाकी अपने सीकर हो गया। अब देखो सवाईपुर में एक में केला देवी सवाईपुर और एक में कुछ अपने महावीर का मेला सवाईपुर। वैसे केला देवी करौली भी बताते हैं, है ना। देखो केला देवी का मेला कब लगता है, केला देवी का काश मुझे 8-10 केले खाने को मिलता है, काश 8 यानी कि चैत्रा की शुक्ला को अष्टमी, चैत्रा शुक्ला अष्टमी को लगता है। बाकी चैत्र शुक्ला अष्टमी को है ना, ऐसा भी बताते हैं कि केला देवी का जो मेला है ना ये अपने 1 महीने भर का है और चैत्रा की शुक्ला से शुरू होता है और चैत्र की कृष्णा पे खत्म होता है। चैत्र शुक्ला से शुरू होता है और चैत्र कृष्णा पे खत्म होता है। और ये कुछ है ना अपने चलो हाँ, तो कहा था अपन बेसिकली बस इतना ही बता रहे थे अपन कि जो केला देवी का मेला है ना ये अष्टमी को लगता है। बाकी ऐसा नहीं मानते कि केला देवी का जो मेला है ना ये पूरे महीने भर तक लगता है। यही है वो मेला जो केला देवी का मेला महीने भर तक लगता है। अपन देखते हैं इसमें कि ये शुरुआत होती है इसकी चैत्र शुक्ला से, चैत्र कृष्ण का। चलो ये इन्फॉर्मेशन अभी ड्रॉप रखो, इतना ध्यान रखो कि केला देवी का जो मेला है ना वो इस समय लगता है। दैट्स ऑल, ठीक है। महावीर जी का मेला देख रहे थे, महावीर जी का मेला कब लगता है, ये लगता है काश 11 से लगाकर विकी 2 तक, है ना। काश विकी भी 11वीं 12वीं पढ़ लेता, यहाँ एक को साइलेंट रख देना, है ना। तो अपने चित्रा शुक्ल से लगाकर और वैशाखी कृष्ण है ना 11वीं 12वीं, तो काश विकी भी 10वीं 11वीं पढ़ लेता, 11वीं 12वीं पढ़ लेता। ये महावीर जी का मेला हो गया दोनों। उसके बाद 20 है डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला। तो बेणेश्वर का मेला कब लगता है, ये लगता है माघ पूर्णिमा को। ये तो अपन जानते हैं, बहुत इजी है, तो हर बार आता है माघ पूर्णिमा को लगता है। फिर भी अपन ध्यान रखेंगे एमपी में बेणेश्वर का मेला कब लगता है, एमपी में लगता है। बाकी जानते हैं अपन की खनिज मुक्ति पूजा होती है, माही सोमजाखर नदी के किनारे लगता है, आदिवासी खूब कहलाता है, अस्तियां भी बहाते हैं यहाँ पे, ये बेसिक ध्यान करेंगे। उसके बाद 20 अपन बीकानेर का कड़ी माता का मेला। कड़ी माता का मेला कब लगता है, ये भी लगता है चैत्र के माह, चैत्र की बस चैत्र माह में लगता है। सी में ध्यान रखना, केसी कड़ी माता है, केसी कड़ी माता है ना, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। ऐसी कितनी महान है, ऐसी कैसी तुम्हारी कड़ी माता कि जो भी मांगेगा ना उन सबकी इच्छा पूरी कर देगी, जो भी मांगेगा उनकी सबकी इच्छा पूरी करेगी। ये नहीं देखती कि सामने वाला अच्छा व्यक्ति है बुरा व्यक्ति है। अगर शिद्दत से प्रेयर वगैरह करेगा, मतलब कि अगर पूरे मन से कड़ी माता को याद करेगा तो उसकी इच्छाएं पूरी कर देगी। तो ये ऐसी है कड़ी माता, कैसी है, ऐसी है। तो यहाँ बता देते हैं कड़ी माता के बारे में, और अगला बता देते हैं अपन बीकानेर में। और ऐसे अपने सीकर का देखो, सीकर बता दिया, ऐसे तो अपने सब कुछ बता दिया, सीकर बता दिया, सवाईमाधोपुर बता दिया, सवाईमाधोपुर बता दिया। और एक और ऐसे क्या बच जाएगा अपने, जैसे तो अपने बच जाएगा। और जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है ना, ऐसे देखो जैसलमेर में रामदेव जी का, रामदेव जी का मेले के बारे में देख लेते हैं। ये कब लगता है, ये लगता है ना अपने भादो की द्वितीया से लगाकर 11 भादो। और देखो यहाँ बी और ये अपने ना और काले नहीं है राम, बहुत फेयर है राम, तो शुक्ल प्रश्न में से यहाँ आ जाएगा शुक्ल। तो बस करो, बस राम क्या कहे, बस इनफ, मैं अब सीधा हो गई नहीं बेचने वाला, पहले 14 वर्ष का वनवास काट के आया, लेकिन ऐसा कहा नहीं राम ने, तो बस आ जाएगा। और कब लगता है रामदेव जी का मेला, 2 से लगा करके जो 11 यानी भादो शुक्ल 2 से लगा, भादो शुक्ल द्वितीय से लगाकर 11 तक लगता है ना। और रामदेव जी का मेला बस इतना ही इनके बारे में। एक और क्या आ रहा है ऐसे में भी, साइलेंट है क्या, सीकर है, सवाईमाधोपुर है, एक और सा से क्या है, सिरोही में नहीं, सिरोही में नहीं है, सवाईमाधोपुर हो गया, सीकर हो गया, एक और ऐसा आ सकता है। अच्छा समझ गए, यहाँ 2 नहीं है ना, ये 2 सवाईमाधोपुर के लिए। आशा ऐसे दब कर और सजा पाकर क्यों रही हो तुम, है ना, तो ऐसे दब क्यों रही हो, ऐसे सजा क्यों पा रही हो बिना कोई गलती किए। चलो ये बात है, मैं यही सोचू मैं क्या है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की जानकारी। तो ये हमने सारे मेले देख लिए है ना, मेले इतने से थे बस, और ट्रिकी तरीके से मेले देंगे, एडिशनल जानकारी इसके साथ हमने देख ली। तो ये हमारे मेले थे। अब देखेंगे संतो लोक देवता के बाद, बाकी कुछ बचा नहीं, लास्ट में हस्त खराब हो जाएगी, बाकी पूरा सेशन हो जाएगा हमारा। तो वो देख लेते हैं मेलों के बाद संतो लोक देवता। पहले अपन देखेंगे कुछ लोक देवता के बारे में, और फिर लोक देवता व संतों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इनमें कोई जानकारी नहीं, बहुत बेसिक जो पहले पढ़ा के ना उनमें से कुछ एक दो लोग देवता कुछ हो दिया, चूंकि बच्चों के लिए जो पहले पढ़ा के ना संत, उनमें से सिर्फ 1-2 संतों को पिकअप करा है। लोक देवता में देखो गोगा जी है, तेजा जी है, और बापू जी है, और देवनारायण जी और मुरलीधर जी को छोड़ दिया, और लास्ट में रामदेव जी। तो यहाँ आ जाएगा तेजा जी के बारे में। पहले गोगा जी है, फिर तेजा है, फिर बाबू जी है, फिर
रामदेव जी हैं, बस इन्हीं लोक देवताओं के बारे में सिर्फ 4-5 संत थे। इनके बाद देखिए कोई बात नहीं। जो महत्वपूर्ण वही है, जैसे कि मीरा है, दादू है और जम्बूजी जसनाथ जी और लास्ट में श्रद्धानाथ जी के बारे में एडिशनल गिवन है ना। तो ये चार जो 5-4 महत्वपूर्ण है ना, इन्हीं के बारे में। गोगा जी देखो यही दिखाते हैं बस यहाँ पे कि इनके मेले कब लगते हैं, इतना ही बताते हैं। बाकी कभी कभी ये भी बताते हैं मेले कहाँ लगते हैं। देखो गोगा जी का मेला कब लगता है, गोगा जी का मेला लगता है बक में लगता है। कब लगता है, भादो कृष्ण को लगता है गोगा। तो बक भादो कृष्ण नवमी को लगता है। और उसका तेजा जी का मेला लगता है अपने तेज, तो ये ना ये अपने भादो की दशमी को लगता है। भादो की दशमी को, ये अपने भादो की दशमी को लगता है। भादो की 10 बस, तो ये ध्यान रखना। बस का नंबर क्या है, बस नंबर 10 में जाना तुम। तेज, तुम बहुत तेज हो लेकिन तुम बस का नंबर मत भूल जाना, बस नंबर 10 में जाना है तुमको। हाँ मैं जानती हूँ तुम तेज हो, लेकिन सुन लो मेरे से एक बार। तो अपने भादो शुक्ल। बाकी पाबू जी का मेला कब लगता है, पाबू जी का मेला वगैरह नहीं बताया गया है कि पाबू मांड इनका प्रमुख स्थान है। पाबू मांड प्रमुख स्थान है, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण अवतार माने जाते हैं। और एक और जानकारी कि फड़ इनके लिए, इनकी आराधना में फड़ गाई जाती है। देन रामदेव जी का मेला कब लगता है, पहले देख चुके अपन। रामदेव जी का मेला लगता है ना, ये भी बस ही है। बस द्वितीय से लगा करके जो 11 तक मैंने कहा था नहीं, गोरे काले नहीं, कृष्ण नहीं तो शुक्ल है, भादो शुक्ल है। द्वितीय से लेकर 11 तक इनका मेला लगता है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। बाकी अपन ये देखो गोगा यानी गाना, गा बार बार कहते रहते मुझे गाओ। तो बक मतलब कि बक यही बकते रहते हर वक्त, जब भी उनसे मिलती हो तो यही बकते रहते कि गाना गाओ। मैंने एक बार मना कर दिया, मैंने आने बार परेशान। तेजा जी बहुत तेज हो तुम, लेकिन मैं बता दूं कि बस नंबर 10 में जाना और किसी बस नंबर बैठना। बाबू जी कुछ बताएंगे। रामदेव जी आते थे बस 2:11 जाती, बस दो। रामदेव जी का कहे बस 2, बस देते जाओ राम को, बस देते जाओ। क्या श्रद्धा, आस्था, समर्पण, और राम आपके कृपा से कर देंगे। तो बस दो, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आप समर्पण दो किसी भी चीज को, तो आपको बदले में चीजें मिलेंगी। तो ये अपनी हल्की सी जानकारी थी लोक देवता के बारे में। और अब देख लेते हैं संत, वही मतलब कि इसी साथ में देख रहे, लेकिन एक साथ तो अपने सारे लोग देवता कवर हो गए। अब संतों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला है, मीरा के बारे में ज्यादा कुछ देखना नहीं है, दादू के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, जम्बो जी है, जम्बो जी के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, जसनाथ जी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है, लक्ष्मण और एक और आ जाते लास्ट में श्रद्धानाथ। देखो मीरा को ये तो खाली ये बताइए जन्म कहाँ और इनके पति कौन थे। तो जन्म इनका मेड़ता कुर्की में होता है, कुर्की मेड़ता में, इनका जन्म होता है। और इनके पतिदेव भोजराज थे। भोज जो राणा सांगा के बड़े बेटे थे, और रतन इनके पिता थे, और जो कि दूधा के बेटे थे। तो रतन सिंह के पिता और भोजराज इनके पति थे, जो संग्राम के बड़े बेटे थे, है ना। और बस इतना सा बताना है कि जन्म कहाँ है पति पर, हमें बताएं ये पति है, ये रतन इनके पिता है। बस पति और पिता के बारे में बता दिया। दादू के बारे में बताया ना, दादू का जन्म होता है बेसिकली 16/3 में नारायण गांव में। 16/3 देखो 16/3 नारायण में इनकी मृत्यु होती है, जन्म नहीं, नारायण मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले अकबर से मिले थे, तो 1585 में अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे, ये बताया गया। फतेहपुर सीकरी गए थे अकबर से मिलने के लिए। बाकी जम्बू जी जसनाथ जी के बारे में क्या बताते हैं। देखो जम्बू जी का जन्म होता है 15/8 में, और भादो वही जो अपने भी देखा ना, भादो की अष्टमी को, जो अपन भादो नवमी देखते हैं, भादो नवमी किसने देखा था, जिसको गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। हाँ वो बताएंगे ना आपको गोगा जी का मेला कहाँ लगता है। तो वही अपने ना हनुमानगढ़ की गोवर्धन में लगता है, और तेजा जी का मेला परवसा नागौर में लगता है। बस ये बताना था कहाँ लगता है। तो देखो जम्बू जी का जन्म होता है 15/8 में, 15/8 में जन्म होता है। अष्टमी को ही होता है, 15/8 में होता है, अष्टमी होता है, भादो की अष्टमी को होता है। तो भादो की अष्टमी को होता है। और भादो की शुक्ल है कृष्ण। तो देखो हमने जस्ट अभी पढ़ा था ना नवमी, तो क्या कहते हैं बकनो, बिल्कुल सेम वही, यानी भादो कृष्ण अष्टमी और भादो कृष्ण नवमी को हमने गोगा जी के बारे में देखा था। गोगा जी अपन कहते हैं बार बार गाने के लिए, तुमने बार बार बकते थे ना कि गाओ, यानी अपना मतलब कि तुम सिंगर बनोगी तो तुम बार बार गाती रहो, मतलब कि गाने के लिए मुझे फोर्स करते, मैंने मना किया। तो वही सेम बिल्कुल। और जम्बू जी का जन्म होता है, ये जम्बू जी वही है अपने विष्णु संप्रदाय वाले, विष्णु। तो इनका संबंध किससे, ध्यान रखिए, इनका संबंध किससे, गोगा जी से। गाना गोगा जी और जाम्बू जी। मान लो भुजाई को ही कहा था गाने को, हमारी भुजाई को ही कहा था, हमने गाने को मना कर दिया उसने।
बाकी जसनाथ जी का तो इतना बताते हैं कि कतरियासर में जन्म होता है, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर में जन्म लेते हैं जसनाथ जी। और बाकी ना एक और बताते हैं कि गोरखनाथ, गोरखनाथ से इन्होंने शिक्षा ली थी, गोरखनाथ से। बस ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है जसनाथ जी के बारे में। बाकी श्रद्धानाथ जी देखो पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व देते और ये ना ये खुद तो वैसे इलिटरेट थे लेकिन इन्होंने शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया। श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर में बना हुआ है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में बना हुआ है। और एक दो बातें और, लक्ष्मणगढ़ सीकर का आश्रम ही ये स्वच्छता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और कहते हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, स्वच्छता में ईश्वर का वास, स्वच्छता में ईश्वर, सही बात है ना। ईश्वर क्या है? पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी, स्वच्छता, अपने कर्तव्यों को सही से पालन करना, ये जो सारे पॉजिटिव वर्ड है ये तो डिवाइन पावर है, यही तो ईश्वर है। आप सोच के देखो, जब आप पूरे दिन अच्छे से पढ़ो तो आपको भजन इतना प्यारा लगेगा। कोई भजन चल रहा है, वो कान्हा आप तो बोले की मधुर ये चल रहा है, इतना प्यारा लगेगा, इतना प्यारा लगेगा। एक दिन ऐसा सोच के देखो जिस दिन आप नहाए नहीं हो, सारे बुरे बुरे काम करें, बोलना ही अजीब लगता है मुझे तो। शब्द मैं मानती हूँ कि वर्ड्स है अ लॉट ऑफ पावर। नेगेटिव शब्द बोलोगे ना तो माइंड में नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होते, नेगेटिविटी फैलती। अगर पॉजिटिव शब्द बोलते, अच्छाई, पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, सहानुभूति, करुणा, दया, है ना। और बस ये ऐसे वर्ड्स बोलते ना तो अपने आप चेहरे पर एक चमक आती है, माइंड में क्लियरिटी आती, पवित्रता आती। और अगर जो नेगेटिव वर्ड्स बोलते ना तो वैसे ही वाइब हमारे आसपास क्रिएट हो जाती है। पॉजिटिव अपने आसपास क्रिएट करो और दूसरे लोगों तक भी पॉजिटिविटी फैलाओ। नेगेटिव वर्ड क्रिएट करोगे दूसरे लोगों तक भी नेगेटिविटी ही ट्रांसफर होगी। तो क्या कह रही थी मैं आपको, हाँ, तो ईश्वर में स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छाई, ईमानदारी, पवित्रता, कर्तव्यनिष्ठा, ये सारी चीजें तो ईश्वर है। अगर आप कुछ चीज पवित्रता से करते हो तो बहुत प्योर फीलिंग आती है, वो प्योर फीलिंग ईश्वर है ना। जरूर नहीं कोई मूर्ति ईश्वर है, जरूर नहीं कोई मस्जिद में ईश्वर है, जरूर नहीं है कि जैसे गुरुद्वारे में ईश्वर आपके, सही बिल्कुल करेक्ट बात है, ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर अच्छे काम करते हैं ना तो जो डिवाइन फीलिंग हमें आती है, जो एक सच्ची मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आती है, अंदर से जो एकदम प्योरिटी फील होती है, वही ईश्वर है ना। तो ये अपन लोग देवता संपूर्ण में करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, मैं दस के लिए। हाँ, अब देख लेते हैं अपन हस्तकला के बारे में, फटाफट से अपन जानकारी लेते हस्तकला के बारे में। तो हस्तकला के बारे में बेसिकली क्या देखना है, 8 हस्तकला के बारे में पढ़ने वाले, हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन लेने वाले 8 हस्तकला के बारे में। पहले अपन लेने वाले हैं, देखो पहले तो मूर्तियां, लास्ट में महिलाओं से जुड़ी हुई मूर्तियां, किसकी, लकड़ी, काष्ठकला, और इसके साथ संगमरमर, जिससे अपनी मूर्ति बन सकती है ना, वो सारी काष्ठकला हो गया, संगमरमर हो गया। और इसके बाद टेराकोटा, मतलब मिट्टी की मूर्तियां बनना, टेराकोटा। इसके साथ अगली इन्फॉर्मेशन हो जाती है अब काय की बस वो ब्लू पोट, ये 4 चीजें तो कुछ मूर्तियां बनेगी। 4 चीजें महिलाओं से जुड़ी, मान लो चूड़ियां हुई, मतलब की क्या कहेंगे, लाख का काम हो गया, चूड़ियों के लिए लाख काम हो गया, मान लो गहने हो गए, लास्ट में कुछ रंगाई छपाई में कपड़े वगैरह हो जाते, छपाई का काम, छपाई। लास्ट में बताते पेचवर्क वगैरह, अपन जानते हैं पेचवर्क में काश्तकारी के बारे में बताते हैं। देखो काश्तकारी और एक और शब्द गिवन है, काश्तकारी और कढ़ाई करके, काश्तकारी और एक और शब्द है कोई, लेकिन बताया कुछ नहीं यहाँ पे, बस इतना कहते हैं कि पेचवर्क किसको कहते हैं, कपड़े काट कर दूसरे कपड़े चुकाने पेचवर्क कहलाता है, इतना सा बता दें हमें। लेकिन शब्द और एक और कोई गिवन है, ध्यान रखना। देखो काश्तकार में क्या देखेंगे अपन, यहाँ देखेंगे चित्तौड़ है और बीकानेर है और शेखावटी है। और देखो चित्तौड़ काष्ठकला के लिए तो चित्तौड़ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और बाकी ना डूंगरपुर के डेगाना में मूर्तियां बनाने का काम होता है, लकड़ी की मूर्तियां बनती है, तो डूंगरपुर डेगाना लकड़ी की मूर्तियां बनती है। और इसके बाद शेखावटी, वो बीकानेर में फर्नीचर बहुत प्रसिद्ध है, बीकानेर के फर्नीचर बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर की कठपुतली, वो खिलौने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, खिलौने। तो यहाँ आ जाएगा अपने, हाँ, तो देखो चित्तौड़गढ़ है, कौन से जिलों का बनेगा, चित्तौड़ का जो काष्ठकला है ना वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद डूंगरपुर के डेगाना की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है। और शेखावटी और बीकानेर के फर्नीचर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखूंगी मैं, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं
ये दो तो देख लिया हमने। तो डूंगरपुर, डेगाना डूंगरपुर, डेगाना डूंगरपुर, ठीक है। इनकी क्या प्रसिद्ध है डेगाना डूंगरपुर की? इनकी प्रसिद्ध है लकड़ी की मूर्तियां, लकड़ी की मूर्तियां प्रसिद्ध है। बाकी शेखावटी और बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है? शेखावटी और बीकानेर की प्रसिद्ध है अपने फर्नीचर। बाकी उदयपुर की अपने कठपुतली और खिलौने, उदयपुर की कठपुतली और खिलौने और कठपुतली, ठीक है। और इसके अलावा अपन जानते ही किसके चित्तौड़ के कास्ट वाला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। बाकी संगमरमर भी राजस्थान का प्रसिद्ध है, बस इतना ध्यान रखो। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियां होती है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। बाकी अलवर और बाड़मेर का भी, तो राजसमंद है और अलवर है, बाड़मेर। रब ये कहाँ का प्रसिद्ध है? रब राजसमंद में पर्टिकुलर नाथद्वारा का। और टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी की जो मूर्तियां होती है टेराकोटा। बाकी ब्लू पोट्री, एक तो ब्लू पोट्री होती है, एक ब्लैक पोट्री होती है, इसमें कोई नहीं जानकारी, और एक चीनी पोट्री होती है। और एक ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, ओट्री पोट्री करके भी कुछ होती है, ओट्री पोट्री, एक होती है ओट्री पोट्री, है ना। तो पोट्री का मतलब क्या होता है? चीनी मिट्टी पर आप जो डिजाइन कर देते हो ब्लू कलर से, उसको ब्लू पोट्री कहते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध है। बाकी है लाख का काम है ना जयपुर जोधपुर, जज की बहू लाख की चूड़िया पहनती, लाख की चूड़िया बनाने का काम है जयपुर जोधपुर का, लाख का काम। गहने बीजो, मैं तो गहने बेचने जा रही हूँ। बीजो जो क्या बताते हैं? बीजो मतलब बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। गहने देखो जयपुर में ना पत्थर तराशने का काम होता है, पत्थर तराश के गहने बनाते हैं। प्रतापगढ़ में थेवाकला बहुत प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ में पीतल और तांबे के गहने प्रसिद्ध है। गहनों साधन छपाई, छपाई आती है काली गोरू बाड़े मिलकर बस अकेले अकेले पाली खाली, ट्रिक है ध्यान रखना। काली गोरू बाड़े में संग मिलकर बस अकेले अकेले, सबके साथ है संग मिलकर, लेकिन अकेले अकेले पाली खा रही, संग मिलकर बस अकेले अकेले पाली खा रही है। तो काली गोरू, कालीगढ़ा आ जाएगा, कालीगढ़ा, ठीक है। काली गोरू से बगरू, और काली गोरू बाड़े में संग मिलकर, बाड़े में मतलब कि बाढ़ में, संग मिलकर की मतलब कि सांगन है, और मिलकर बस यानी बस्सी, अकेले अकेले मतलब अकुआ, पाली यानी पाली। ये वो जगह है जहाँ पर छपाई बहुत प्रसिद्ध है। और देखो काश्तकारी में कुछ बताएंगे, राजस्थान की प्रसिद्ध है। बाकी ये बताया पेचवर्क किसको कहते हैं? तो कपड़े को काट करके दूसरे कपड़े को चिपकाना, और शेखावटी मिला करती है ऐसा। तो पेचवर्क के बारे में जानकारी, पेचवर्क। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, है। थोड़ी सी जानकारी ये भी बताएगी कि इसके अलावा ये सारी बातें तो है सही, एक पॉइंट यहाँ पे इसके अलावा दी वाली, वो पॉइंट है कि राजस्थान की पश्चिमी भाषाएं कौन सी है? राजस्थान की जो बोली है ना, पश्चिमी बोली और पूरी बोली, तो ना कौन कौन सी बोली आती है? तो देखो पश्चिमी कौन सी आती है, एक ट्रिक ध्यान रखेंगे। मारा मेवा पश्चिमी बोलियों के लिए ना, तो मारा मेवा शेखाने वगाड़ा, मारा मेवा शेखाने वगाड़ा, मतलब कहने का मतलब है कि मेरी जो मेवे की मिठाई थी ना, मैंने शेखा और हलवाई को बनाने के लिए दी थी, मेवा मावा ला करके कि मिठाई बना दो ना अच्छी सी, तो उसने मिठाई बिगाड़ दी, है ना। हमारा कुछ रसोई का काम था, कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो हमने मावा लाके उनको दिया शेखा हलवाई को, उसने मिठाई बिगाड़ दी, तो मारा मेवा शेखा बिगाड़ा। तो देखो आ जाएगा यहाँ पे मारवाड़ी, ये अपने ना पश्चिमी राजस्थान की बोली है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ उसके राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां कौन सी आती है? तो पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी और मेवाड़ी, मारा मेवा शेखाने बिगाड़ा, शेखावटी वागड़ी बिगाड़ा। और पूर्वी राजस्थान की ढूंढो उस हाड़ा को जिसने मेरे राशन का सामान और मेरे मतलब कि जिसने मेरे राशन का सामान और प्लस मेरे हीरे जवाहरात चुरा लिए। तो क्या आ जाएगा पूर्वी राजस्थान में? ढूंढो उस हाड़ा को, मतलब राजा हाड़ा को ढूंढा, तो ढूंढो हाड़ा को जिसने क्या चुराया? आपके राशन का सामान, मतलब बाटी चुराई। मान लो आपने बाटी बनाई थी, रोज आपका खाना पीना सब चुरा लिया, गहने भी चुरा लिए। तो बाती मतलब कि मेवाती, बाती और वाती, तो मेवाती प्लस राशन का सामान है ना, मेवाती मतलब कि अनाज हो गया। बाकी हीरा भी चुरा लिया, यानी आपके ना जो पैसे धन दौलत थे वो भी चुरा लिए। तो अहीर हीरा रहा ना, अहीर वाटी। तो ढूंढो उस हाड़ा को जिसने मेरे राशन का सामान है, जिसने मेरे पैसे वगैरह सब चुरा लिए। तो वाती वगैरह ये चुराया, प्रोडक्ट बता दिया, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट बता रही हीरा। तो ये थे हमारी कुछ एडिशनल जानकारी जो हमको देखने को, है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ आज का सेशन लिया। तो फटाफट से 1 मिनट चीजों को रिवाइज करेंगे। हाँ कर लेते। हमने आज बेसिकली क्या देखा? 2 चैप्टर पढ़े। स्थापत्य के बारे में हमने हल्की हल्की सी जानकारी दी, वो पुरातात्विक स्रोत जानने की, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। दूसरे लेसन में हमने जानकारी ली राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। इसमें हमने फर्स्ट लेसन में क्या देखा? फर्स्ट लेसन में हमने बेसिक जानकारी ली, राजस्थान के कौन कौन से स्रोत देखे ना,
तो देखो हमने अभिलेख देखी, हमने साहित्यिक स्रोत देखी, हमने मुद्राएं वगैरह देखी, और इसके साथ हमने मुद्राओं के साथ यहाँ इधर इधर उधर, और बाकी देखो बीच में मुद्राओं के साथ हमने एक कलाकृतियां, ताम्रपत्र तो कुछ नहीं, बस ताम्र लेके जाते ताम्रपत्र इतना। बाकी अपन सेकंड देख लेते हैं, कला संस्कृति, मेले त्योहार हो गए, और वस्त्राभूषण, मेले त्योहार हो गए, लोक देवता और संत वगैरह हुए, और लास्ट में हस्तकला हुई। तो इस तरीके से इन टॉपिक के थ्रू हमने आज का चैप्टर पढ़ा। इन टॉपिक के भीतर भी हमने जानकारी दी है कि कब कब आयोजित होते हैं, कहाँ आयोजित होते हैं, ये हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन जो इस पूरे लेसन के दरमियान, इस पूरे सेशन के दरमियान अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।